हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज जो टॉपिक हमने शुरू करना है दैट इज ऑल अबाउट योर वीक बेस। हमने आयनाइज स्टडी कर लिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कि व्हाट आर डाइबेसिक पॉलीबेसिक एसिड्स। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास मान लीजिए H2SO4 है। Just give me 1 minute। जैसे मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो हम जानते हैं टूटते वक्त इसमें से कितने H प्लस निकलेंगे। आप जानते हैं 2 H प्लस निकलेंगे। लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं टूट जाता, एकदम नहीं टूट जाएगा ये। इसको टूटने के लिए पहले स्टेप में बनेगा H प्लस, साथ में बनेगा HSO4 माइनस। H प्लस और HSO4 माइनस। अब अगले स्टेप में ये फिर टूट जाएगा HSO4 माइनस। ये क्या बना देगा HSO4 माइनस। ये दे देगा आपको हम्म हम्म। तो जैसे मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट है H2SO4, है ना। तो H2SO4 टूटेगा और बनाएगा H प्लस, साथ में बनाएगा HSO4 माइनस। इस रिएक्शन का हम निकालेंगे Ka1, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 1, विच इज इक्वल्स टू H प्लस, साथ में आ गया आपके HSO4 माइनस, अपॉन में आ गया आपके H2SO4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, HSO4 माइनस लिया, इसको डिसोसिएट किया, ये क्या बना H प्लस, प्लस साथ में क्या बन गया SO4 2 माइनस। इस रिएक्शन का आपने Ka2 निकाला, इट कम्स आउट टू बी H प्लस, साथ में क्या बना SO4 2 माइनस अपॉन HSO4 माइनस। ये सेकेंड इक्वेशन आ रही है। तो असल में जब मैं Ka1 और Ka2 को मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे, Ka1 इंटू Ka2, तो सारी चीजें मैक्सिमम कट जाएंगी। आपको याद होगा हमने पहले क्या किया था, H2SO4 थोड़ा था H प्लस और HSO4 माइनस। तो ये हो जाएगा H प्लस ब्रैकेट में, साथ में HSO4 माइनस अपॉन H2SO4 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका अब HSO4 माइनस टूटा था हमारा और वो बना था उससे हमारा SO4 2 माइनस, साथ में H प्लस और अपॉन में HSO4 माइनस। ये कट गया, ये कट गया। तो आप नोटिस करिए, देखिए क्या रह गया अल्टीमेटली, H प्लस कितने हो गए हमारे, 2, 2 H प्लस हो गए, साथ में क्या है SO4 2 माइनस अपॉन नीचे क्या है H2SO4। तो Ka1 इंटू Ka2 इज द नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोग K कह रहे हैं, याद रहेगा। तो इसी तरीके से पॉलीबेसिक एसिड हो या फिर कोई और एसिड हो, उसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक।
अब आता है हमारा डाई बेसिक पॉली बेसिक एसिड्स के बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एसिड की स्ट्रेंथ को। तो पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है एसिड की स्ट्रेंथ को, वो याद रखना, या एसिडिक कैरेक्टर को, वो है पोलैरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जिसके पास आयनाइज होने के जितने चांसेस होंगे उसकी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास 4 एसिड्स हैं, HF, HCl, HBr, HI, तो आप मुझे बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब में सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो मुझे लगता है HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम होगी। और क्यों होगी, उसके पीछे कारण क्या है कि HI के अंदर से क्या बाहर निकल जाएगा, H+, और पीछे क्या रह जाएगा, I-, है ना, जिसकी ओवरलैपिंग मिनिमम है। HI के अंदर I और H की ओवरलैपिंग मिनिमम है। जितनी ओवरलैपिंग मिनिमम होती है उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है, बॉन्ड के टूटने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद कौन आता है, HBr। इस केस में देखें तो Br- का साइज I- से छोटा होता है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो HI से थोड़ा सा हल्का एसिड कौन सा हो गया आपका, HBr। ठीक है। और HBr के बाद अगर देखा जाए तो और इससे कम एसिडिक कौन हो गया, HCl, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, ओवरलैपिंग बढ़िया हो रही है ना। तो H+ को निकालना मुश्किल हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर हम कहें आपसे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। मान लो अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए, जैसे यहाँ तो H को बाहर निकालना एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन किसी किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ध्यान रखना, डिपेंडिंग अपॉन कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है आपका CH4, CH4 में नॉन मेटल कौन है आपका, कार्बन है। फिर आ गया आपका NH3, इसमें नॉन मेटल कौन है आपका, नाइट्रोजन है। और फिर आ गया आपका वाटर, वाटर में नॉन मेटल कौन है आपका, ऑक्सीजन, है ना। और फिर आ गया आपका HF, इसमें क्या है आपका, नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन। तो अगर इसको हम अरेंज करें तो याद रखना, अरेंज करने पर जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, HF, HF के बाद H2O, H2O के बाद NH3, और लास्ट में क्या आता है, CH4। ये हमारा ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक करेक्टर आपका इंक्रीज होगा। तो पोलैरिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। याद रहेगा, ये अच्छे से इस बात को समझ लेना। ठीक है। अब आता है इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, पहले देखो। होता क्या है कि जैसे मान लो एक एसिड है, एक HCl नाम का एसिड है, और इसी की कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही थी आसानी से पहले। ठीक, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि HCl आपका 100% डिसोसिएट हो जाएगा, और HCl के साथ ही एक और एसिड ले लिया, CH3COH, इसी सॉल्यूशन में। अब अगर HCl भी टूट रहा है जल्दी जल्दी तो CH3COH भी टूटेगा, और ये टूटेगा तो ये भी देगा आपका H+ आयंस। लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि इसमें से जल्दी H+ कौन लिबरेट करेगा, जल्दी H+ लिबरेट करेगा HCl। और कम देर में कौन लिबरेट करेगा H+, इथेनॉइक एसिड। लेकिन H+ जरूर देगा। इस इथेनॉइक एसिड के चाहे थोड़ा ही टूटने की वजह से HCl 100% डिसोसिएट नहीं हो पाया। तो ये भी कह सकता हूँ कि इथेनॉइक एसिड के डालने से HCl नहीं टूट पाया,
या फिर ये कह सकते हैं कि HCl के डालने से इथेनॉइक एसिड पूरी तरीके से नहीं टूट पाया। तो क्यों नहीं टूट पा रही है, इनकी डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन क्यों सप्रेस हो रही है? क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों ही क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, और सॉल्यूशन एक लिमिट के बाद सैचुरेट हो जाती है। तो अगर वो सैचुरेशन कोई एक दे रहा है, कोई एक एसिड दे रहा है, तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। कोई दूसरा दे रहा है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन दोनों मिलकर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी ढंग से डिसोसिएट नहीं हो पा रहा। उसका मेजर रीजन क्या है कि डिसोसिएशन अगर तेज वाला जल्दी से कर रहा है तो हल्के वाला भी उस दौरान कुछ ना कुछ डिसोसिएट तो करेगा ही। तो ओवरऑल जो हमारी डिसोसिएशन हो जाएगी वो पहले कंपैरिजन में कम हो जाएगी। इसको सिंपल सी भाषा में अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में कहूँ तो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट कर जाता है, और जितना भी डिसोसिएशन हो रहा होता है, जैसे मान लो HCl था, HCl कहेगा कि मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ, तो मैं तो 100% टूटूंगा। तो इथेनॉइक एसिड कहता है नहीं, मैं तो 2% टूट चुका हूँ। तो अब इथेनॉइक जो इथेनॉइक एसिड डिसोसिएट हुआ है, 2% उसने H+ प्रोवाइड की है सॉल्यूशन के अंदर, तो HCl चाह कर भी अब 100% डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन 100% पर सैचुरेट हो चुकी है। तो अब वही इक्विलिब्रियम अगर HCl जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने लग जाएगा, क्योंकि अब उसको सैचुरेशन मिल चुका है। अब वो HCl को और फर्दर टूटने नहीं देगा। तो ये इक्विलिब्रियम जो एसिड को डिसोसिएट नहीं होने दे रहा सैचुरेशन गेन करने के बाद, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। बड़ा ही सिंपल, और डेफिनेशन इसके एग्जाम में जरूर आती है, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना इसका। फिर एक टर्म आता है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखो दो तरह के हमारे, तीन तरह के बेसिकली सॉल्ट्स बनते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो नाम में ही डेफिनेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या होते हैं? अगर इनको आपस में न्यूट्रलाइज कर दूं मैं, तो न्यूट्रलाइज करने पे क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। एसिड और बेस दो चीजें आपस में मिलके सॉल्ट बना रही हैं, और सॉल्ट बनाने के बाद नेचर कौन सा शो करेंगी, जो स्ट्रॉन्ग है। कौन सा नेचर स्ट्रॉन्ग है? एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट में कौन सा नेचर दिखाई देगा, एसिडिक नेचर दिखाई देगा। ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, उस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में अब न्यूट्रलाइजेशन होगी, लेकिन किसका असर ज्यादा दिखाई देगा, बेस का असर ज्यादा दिखाई देगा। तो उस केस में जो आपका सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी बेसिक सॉल्ट। और अगर दोनों ही वीक हुए, वीक एसिड और वीक बेस, तो हम जानते हैं ना तो एसिड का असर दिखाई देगा और ना ही बेस का असर दिखाई देगा। तो वीक एसिड और वीक बेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने लिया HCl और लिया NH4OH, तो HCl कैसा एसिड है ये बताओ, HCl कैसा एसिड है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ या ना? तो HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसमें मैंने डाल दिया NH4OH जो एक वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बना देगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। NH4Cl प्लस वाटर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड साथ में वीक बेस। अब मान लीजिए आपने कहा NaOH नाम का मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, और मैंने जो एसिड लिया वो लिया CH3COOH।
ये वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टूटने पे सॉल्ट देगा, सॉल्ट बना CH3CONA, साथ में क्या बन गया, पानी। तो अब जो ये सॉल्ट बना, ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। और अगर दोनों ही वीक है, जैसे मान लो CH3COOH और NH4OH, ये कंबाइन करेगा, ये बना देगा CH3COONH4 प्लस साथ में क्या बच जाएगा, वाटर। ये बिल्कुल ही आपका वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाला न्यूट्रल सॉल्ट है। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? ठीक है, तो ये स्टोरी थी हमारी टाइप ऑफ एसिड और बेस की। और इसमें जनरली अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मूला है pH इज इक्वल्स टू pH सॉल्यूशन का, ठीक है। अब सॉल्यूशन में दोनों चीजें होंगी, एसिड भी होगा बेस भी होगा। और pH हम मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूशन में जो वेरिएशन आ रहा है वो कॉमन पॉइंट से आ रहा है, कॉमन मतलब pH 7 से आ रहा है। तो जो भी बदलाव है उसे हम स्टडी करते हैं 7 प्लस हाफ, 7 प्लस 1/2, और ब्रैकेट में आ गया हमारा pKa माइनस pKb माइनस pKb। समझ आ गई बात? सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, pKa माइनस pKb। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर, वो है बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी के लिए इतने टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, और यही 2 टॉपिक्स रह गए आपके, बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अभी यही आप वीडियो शेयर करिए और देखिए।